हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर SO1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का कल है यानी कि 4 अक्टूबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि लेटेस्ट अपडेट और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली वहाँ पर DM कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लोग कल एग्जाम देने जाएगा तो कुछ सेम इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पेपर 2 के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें कि पेपर 2 मिलेगा, जिसमें कि आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स और इकोनॉमिक्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही मतलब आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं टाइमिंग कि 3 घंटे टाइमिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पेपर है और तीनों पेपर 40-40 नंबर के रहेंगे और 40 ही क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ही आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होगा उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपका कम समय लूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं ज़्यादा इसको ट्रिक तरीके से, शॉर्ट तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन इज। तो मीथेन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपसे पूछा गया है। मीथेन का प्रतिशत संगठन है, तो मीथेन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे। देखिए मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है CH4, आप लोग जानते होंगे। तो ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 और प्लस में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 4 हो जाएगा, जो कि एक्चुअली कितना निकल का जाएगा, निकल का जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले कार्बन का। तो कार्बन का यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो जो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको ऊपर रखिए, जो कि कितना होता है 12, और जो मीथेन का ओवरऑल है उसको नीचे रखिए और इंटू 100 कीजिए। क्यों, क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछा है, इसीलिए 100 करेंगे। तो इसको जब आप लोग कैंसिल करके मतलब भाग लगा के गुना कीजिएगा तो आपका 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75%। ऐसे ही हम लोग परसेंटेज निकालेंगे किसका, हाइड्रोजन का। तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है उसको ऊपर रखे, जो कि 4 है, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। इसके बाद जो मीथेन का है उसको नीचे रखेंगे, इनटू में यहाँ पर भी 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में ही निकालना है। जो कि आप लोग यहाँ पर गुना भाग कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा और 4 पचे 25, मतलब 25 चौको 100 हो जाएगा, तो 25% निकल के आ जाएगा, ठीक है, 25%। तो कार्बन का 75 और हाइड्रोजन का 25 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। कार्बन का 75% और हाइड्रोजन का 25%। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH इज। तो यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र को ही बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या जाएगा, तो देखिए इम्पेरिकल फार्मूला का क्या मतलब होता है। तो इम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि जो भी हमको यहाँ पर कंपाउंड दिया है उसका सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। यहाँ पर जो हमको कंपाउंड दिया है इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे। जैसे यहाँ इस कंपाउंड में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 चीज़ से ही तो मिलकर बना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे, जो कि आएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बन का 1 आएगा और हाइड्रोजन का 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 1, जो कि एक्चुअली बनेगा CH2O। क्या बनेगा, CH2O, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया। किसमें, ऑप्शन नंबर D में आपको दिख रहा होगा CH2O, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में भी वही होगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होगी। तो परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान इन चारों में से किसके बराबर होगी, तो ये 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम का हो गया। किसके, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सारा का वैल्यू आपको दे दिया है, इसको चाहे तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप लोग निकालेंगे तो दोनों का इक्वल ही निकल के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर वाला। कौन सा, फोर्थ नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मोलालिटी। क्या बोला है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हिंदी में भी देख लीजिए, उस विलियन की मोललता क्या होगी, मोललता पूछ रहा है ना, जिसमें 18.25 ग्राम HCl गैस 50 ग्राम जल में है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है,
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास है 18.25, ठीक है, अपन में मोलर मास, तो मोलर मास HCl का मोलर मास कितना होता है, HCl का मोलर मास होता है हमारे पास 36.5, आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, अपोन में क्या होता है हमारे पास, अपोन में होता है सबसे पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही हम लोग निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले निकाल लीजिए, इसके बाद आगे करेंगे। तो ये मतलब यहाँ पर हम लोग मोलालिटी वाला फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि मोल निकाल रहे हैं किसका, तो हम लोग ये मोल निकाल रहे हैं किसका, HCl का, ये हम लोग मोल निकाल रहे हैं। तो HCl का मोल हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5। अब हम लोग निकाल लेते हैं मोलालिटी, जिसको कि हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पर हमारे पास मोल्स आया है इसको ऊपर रख दीजिए और अपॉन में कर देंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका दिया गया कि कितना हमारे पास है, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, 0 मतलब 500 ग्राम वाटर है, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राम है तो हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में ही होता है, ठीक है, केजी में होता है। तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजी आ जाएगा, कितना 0.5 केजी, और ये आपका मोल है, ये क्या है, मोल है, तो आपका आ जाएगा 1 मोल पर केजी, क्या आ जाएगा 1 मोल पर केजी या फिर 1 और स्मॉल एम का मतलब ही होता है मोलालिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है, द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, हिंदी में भी देख लीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है। दृश्य क्षेत्र बोल रहा है ना, जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, तो कौन सी है, मतलब दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी कौन सी है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, जो हमको दिखाई देता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज, क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी बाल्मर श्रेणी आ जाएगा, बाल्मर श्रेणी। इसके बाद 6 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यूज, यानी कि 2p ऑर्बिटल के मान है, तो 2p ऑर्बिटल है ना, तो इसमें n और l का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2p है तो n का भी मान 2 ही होगा, n का भी मान 2 ही होगा, लेकिन l का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा, n का मान l का मान 1 आ जाएगा, n का उतना ही रहेगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर n = 2 और l = 1, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर वाला, क्या है देखिए यहाँ पर कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल या फिर रूल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सब सेल दैट हैज़ द लास्ट एनर्जी। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या फिर नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मतलब नियम है या फिर कौन सा सिद्धांत है, तो ये किसका है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास अब्बाउ प्रिंसिपल है। ये क्या है, अब्बाउ प्रिंसिपल है, मतलब कि अब्बाउ का नियम है, ठीक है, अब्बाउ का नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर दे दिया 26। क्या बोल रहा है कि Fe2+ में परमाणु संख्या आपको दे दिया है यहाँ पर Fe का में उपस्थित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि जो यहाँ पर डी आएगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बिजनेस करेंगे तो जो आपका लास्ट में डी आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको बताना। तो देखिए Fe का परमाणु संख्या दिया है आपको 26, लेकिन Fe2+ है हमारे पास, क्या है, Fe2+ है। Fe2+ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे पास बचा कितना, 24 बचा। तो अब 24 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18, ठीक है, आर्गन 18, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4s1 और आ जाएगा 3d5। अब समझिएगा आर्गन 18 1 19 5 24 तो हो रहा है, लेकिन ये समझिए कि सबसे पहले तो 4s2 होना चाहिए था, इसके बाद हम लोग डी में भरते हैं, मतलब कि 4s2 और 3d4 होना चाहिए, नहीं, एक्सेप्शन रहेगा यहाँ पर, एक्सेप्शन रहेगा मतलब कि अपवाद रहेगा, और केमिस्ट्री में आपको अपवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और एक अपवाद यहाँ पर भी है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3d5 पहले भरेगा, क्योंकि ये अर्ध भरित हो जा रहा है, क्या हो रहा है, हाफ फील्ड हो रहा है, हाफ फील्ड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये पहले भरेगा, आपका 3d5 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से आपका निकलेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 4s1 ही रहेगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास, डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब तक आपका इसका नहीं आएगा आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, और इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ हिंदी में भी देख लीजिए एक बार कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच, ठीक है,
H/MB, ठीक है। और एच का मान हमारे पास कितना होता है, ये एच का मान होता है हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24, और ये होता है जूल सेकंड में, किसमें, जूल सेकंड में। और यहाँ पर यूनिट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए हमको यहाँ पर कितना दिया है, मास दिया है 0.1 kg। तो एम यहाँ पर मास ही है तो 0.1 रख देंगे, और इंटू में वी, तो वी है वेलोसिटी जो कि है 10, कितना है 10। तो जब आप लोग इसको कीजिएगा तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 0.1 जो कि कितना आ जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा ओवरऑल 1 ही हो जाएगा। तो एक्चुअली में 6.626 इंटू 10 to the power माइनस का 24 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। एक्चुअली मेथड तो यही है, फॉर्मूला ये है, मेथड यही है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आना इतना ही चाहिए, मतलब जो इतना ऊपर है, क्योंकि नीचे तो 1 ही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, एक बार आप भी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो ये 12th क्लास में जब आप लोग जाइएगा ना, तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही फेवरेट है, और ये क्वेश्चंस बार बार जैकबोर्ड पूछता है। तो क्या बोल रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, वो भी जनरल में। तो क्या होता है n-1, डी में 1 से 10 तक रहेगा, NS 0 से 2 तक रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका सी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन देखिएगा जो कि है 11 नंबर वाला, क्या है कि आउट ऑफ, यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो गेन एंथैल्पी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक होता है क्लोरीन का, याद रखिएगा किसका होता है, क्लोरीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास जो कि है 12 नंबर वाला। हाँ, और एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्टली आने लायक है, तो क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पर नहीं। देखिए 12 नंबर वाला क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इज इक्वल टू 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इज इन द ऑर्डर। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है कि मुख्य स्तर n इज इक्वल टू 4, या फिर मुख्य स्तर n इज इक्वल टू 4 के लिए उपकोषों का ऊर्जा स्तर का क्रम होगा। तो उपकोषों का ऊर्जा स्तर का क्रम क्या होगा, इसने यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 दे दिया। तो देखिए कैसे होता है, सबसे मतलब कम होगा s का, फिर होगा आपका ज़्यादा p का, उससे ज़्यादा होगा d का, और उससे ज़्यादा होगा f का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी में बराबर होंगे, ठीक है। तो वो कौन सा मतलब यहाँ पर हमारे पास है, ये आपको बताना है, ठीक है। और सभी का मतलब यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है, क्या दिया है, एटॉमिक नंबर सभी का दे दिया है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन हमको दिए गए। देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है। एक्चुअली ये अच्छा काम किया है, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक वाला हमारे पास ग्रुप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा ए करेक्ट। कैसे देखिए, जो आपका पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 19, और कैल्शियम का होता है 20, एंस्कैडियम का होता है 21, और क्लोरीन का होता है 17। देखिए तो यहाँ पर के प्लस है, के प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचेगा कितना 18, और Ca2 प्लस है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो इसमें भी कितना बचेगा 18। एस्केडियम 3 प्लस है मतलब कि 21 में से 3 निकाल दीजिए तो बचेगा 18। प्लस का मतलब हो गया निकल गया, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो क्लोरीन का है 17, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ माइनस, मतलब कि 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 17 1 18। तो सभी का 18 है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, ये तो हिंदी में ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को दर्शाता है, और परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है। तो सेम टू सेम मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो तापमान का एसआई मात्रक, तो तापमान का एसआई मात्रक सिर्फ और सिर्फ केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, एंड इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो इम्पेरिकल फार्मूला निकालना। देखिए कार्बन आपका 38.71% है, हाइड्रोजन आपका इतना परसेंट है, बचा क्या, बचा हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि इसने बोल दिया कि जो कंपाउंड है क्या क्या कंटेंट्स करता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट्स करता है, और सब मिलाकर के 100% होता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना बचेगा, देखिए कार्बन तो इसने इतना दे दिया और हाइड्रोजन इसने इतना दे दिया, तो ऑक्सीजन हमारे पास जो है
तो इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटाएंगे तो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 51.62%। कितना आ जाएगा 51.62% आ जाएगा, जो कि 100 में से इन दोनों को जोड़ करके घटाए तब आया। अब देखिए क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का, कार्बन का और हाइड्रोजन का मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मोल निकालते हैं। क्या मोल, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मोल, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास यही है, जो परसेंटेज है इसी को हम लोग यहाँ पर मतलब ग्राम में मान लेंगे, क्योंकि 100 को हम लोग यहाँ पर 100% को 100 ग्राम मानते हैं, तो इतना परसेंट को इतना ही ग्राम मानेंगे, ठीक है। तो गिवन मास अपन में मोलर मास ऐसे निकालते हैं हम लोग मोल्स। तो गिवन मास अपन में मोलर मास कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 3.23 आएगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना कि कैसे हो रहा है एक्चुअली। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कार्बन का मोल्स। तो कार्बन का मोल्स कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का गिवन मास अपन में, सॉरी एक मिनट, ऊपर है ऑक्सीजन हमारे पास, तो ऊपर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारे पास गिवन मास कितना है 51.62, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 16 होता है। तो 51.62 अपन में 16 कीजिएगा तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल जाएगा 3.23। ऐसे ही कार्बन का निकलेगा, तो कार्बन का गिवन मास इतना है 38.71 और मोलर मास होता है 12। तो 38.71 अपन में 12 कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा आपके पास कार्बन का, तो कार्बन का भी 3.23 ही आएगा। और इसके बाद हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, ठीक है, और गिवन मास है 9, तो ये मतलब 9.67 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब रेशियो देखिए, तो एक रेशियो है ऑक्सीजन का और एक ही है कार्बन का, लेकिन 3 है हाइड्रोजन का। तो इसी प्रकार से हम लोग हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला, तो क्या बनेगा देखिए, एक था हमारे पास ऑक्सीजन का, एक ही था हमारे पास किसका, एक ही था ऑक्सीजन का, और 3 था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन 3 रहेगा आपका, और एक एक ये दोनों रहेगा, मतलब कि आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि CH3O। क्या बनेगा CH3O। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में वही दिया गया है, तो मैंने आपको ऊपर ही सारा कुछ समझा दिया। हिंदी में क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। तो 4 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, सिर्फ d ऑर्बिटल से मतलब है। तो d ऑर्बिटल में यानी कि 4d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, क्योंकि 5 कक्षक होते हैं और एक में 2 आ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ, क्या बोल रहा है क्रोमियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक आपको दे दिया है 24। तो वैसे ही करेंगे, आर्गन 18 रहेगा, आर्गन 18, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी में भरेंगे, तो 3d5, तो 18 5 23 और एक आ जाएगा 24, यानी कि 4s1 आ जाएगा। यहाँ भी एक्सेप्शन है ना, यहाँ भी एक्सेप्शन है वही वाला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो डी ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड हो रहा है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, 5 नंबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर है, क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या तो कितना होता है 18। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सेकेंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3 - O2 - F - Na+ फॉलो द ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो देखिए इसका सही आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा सबसे देखिए सबसे ज़्यादा होगा N3-, फिर होगा O2-, फिर होगा F-, और फिर होगा Na+। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हिंदी में ही मतलब ये दिया गया है। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्या है कि एल्काइली मेटल्स इन ईच पीरियड है आवर्त सभी आवर्त में क्षारीय धातु रिक्त स्थान गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो सभी आवर्त में क्षारीय धातु किस गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा लोवेस्ट IE1 को प्रदर्शित करते हैं, निम्नतम IE1 को प्रदर्शित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखें 9 नंबर वाला द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या है BCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए जो आपका BCl2 है, जो आपका BCl2 है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है आपका नॉन पोलर। क्या है ये नॉन पोलर है, क्या है नॉन पोलर है, मतलब कि अध्रुवीय है, ठीक है अध्रुवीय, हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय। तो ये मतलब पोलर ही नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ही नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, यानी कि 0। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है कि द नंबर ऑफ पाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपेन। तो प्रोपाइन में आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ रहा है, जो कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 तो पाई होगा, सॉरी 6 तो सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। तो 10th नंबर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अलावा जितने भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या कीजिएगा आप लोग के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा फिजिक्स का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।